नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं संस्कृत एजुकेशन स्कूल लेक्चर इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ है 19 नवंबर 2024 को। पेपर का लेवल देखा जाए तो संस्कृत एजुकेशन में अब तक जितने भी स्कूल लेक्चर के एग्जाम हुए हैं उनके मुकाबले इजी आया है। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर जो होता है, जिस तन लागे सो तन जाने। मैंने तो स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड दोनों के एग्जाम दिए हैं, तो मैं इस प्रेशर को भली बात फील कर सकता हूँ। फिर भी अगर पेपर के लेवल की बात की जाए तो अब तक का कंपैरेटिवली इजी पेपर रहा है, लेकिन पेपर लेंथी है इस लिहाज से कि एक तो क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े थे, उनको पढ़ने में टाइम लग ही रहा था। इसके अलावा ऑप्शंस भी लेंथी थे और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें या तो ऑप्शन को मैच करना होता था, पेयर को ऐड करना होता था एक दूसरे से। तो ऐसे में काफी लेंथी पेपर कहा जा सकता है। पेपर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल लगेगा कि काफी टफ है पेपर, लेकिन अगर उसको तसल्ली से क्वेश्चंस को समझ के और ऑप्शंस को समझ के अगर किया जाए तो टिपिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। फिर भी हालांकि काफी एक्सपर्ट ने आंसर की अपलोड कर दी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो आंसर की में भी हो सकता है रॉन्ग टिक हुए हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना काफी जरूरी हो जाता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है? टोटल 13 क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं। पहला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, ग्रामर का क्वेश्चन था, मॉडल ऑक्सिलरी छांटनी थी। ये जो क्वेश्चन जो है वो माइकल स्वेन की बुक से लिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एरर ये कर दी कि वहां पर डैश के मुकाबले यहां पर कोमा लगा दिया गया है और इस हिसाब से ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए दैट यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोमा है तो इसका मतलब वो एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाता है और दैट एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में कभी नहीं यूज किया जाता। तो अगर यहाँ पर डैश होता तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता, लिहाजा ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। लेकिन आरपीएससी इतनी बारीकी को नहीं देखेगी, इसे टाइपिंग मिस्टेक मान सकती है। इसका आंसर शुड ही माना जाएगा। जब भी हम डिडक्शन बताएं या कंक्लूजन बताएं तो मॉडल ऑक्सिलरी शुड का ही यूज किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज के अंतर्गत जो बॉट वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो विल में और कैन का यूज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो सीधा शुड का यूज यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, ये पोएम के बैकग्राउंड से संबंधित पूछा गया था। सबसे इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है अगर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तब। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स घबरा गए कि पोएम के बैकग्राउंड से संबंधित उनके पास जानकारी तो है, लेकिन ये जानकारी पता नहीं करेक्ट होगी या नहीं होगी। अगर सारे ऑप्शंस पढ़ लेते तो ऑप्शन सी आप इजीली टिक कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है डैफोडिल्स एक सोनेट नहीं है, एक लिरिक है 24 लाइंस की। सोनेट तो 14 लाइंस की पोएम होती है और हमारे सिलेबस में एक कौन है, ब्लाइंडनेस ही तो एक सोनेट है, बाकी तो कोई सोनेट है ही नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस उनकी जानकारियां सही है या नहीं है स्टूडेंट्स को जानने की जरूरत ही नहीं थी अगर ऑप्शन सी को तसल्ली से देख लिया जाता। देखिए एग्जाम में भले ही आपको लगे कि पहला ही जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा के लिए हिदायत दूंगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर ऑप्शन सारे जरूर पढ़ें आप, ताकि आपके क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। तो ये काफी इजी था, पोएम के बैकग्राउंड से संबंधित था। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत होता है तो यहां से आपको अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन मोस्टली मैं टेस्ट सीरीज में जरूर पूछता हूँ कि जैसे द 7 एजेस ऑफ मैन जो फेमस सोलिलोक्वी है, ये किसने बोली है एज यू लाइक इट में? पहला ऑप्शन ही मैंने जेकस कर दिया, तो स्टूडेंट सीधा ही देखेंगे द 7 एजेस ऑफ मैन जेकस नहीं बोला है, तो वो तुरंत उसको टिक कर देते हैं। लेकिन ऑप्शन डी नन ऑफ दीज भी है। क्यों है? क्योंकि द 7 एजेस ऑफ मैन जो है ना वो सोलिलोक्वी नहीं है, एक मोनोलॉग है। तो जब इतनी बारीकी को हम थोड़ा सा ध्यान में रखने लग जाएंगे ना, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने लग जाएंगे, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, अगर ये तसल्ली से हम पढ़ना सीख गए तो हमारे जो क्वेश्चन इजी है ना वो कभी गलत नहीं होंगे, वरना ऐसे क्वेश्चन गलत होने का बेहद बड़ा मलाल रहता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार से लिया गया है और इसका आंसर है वीमेन्स इनफिडेलिटी। भले ही आप सभी ने ये टिक किया है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस इनकम्प्लीट है। अगर देखा जाए तो कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, हालांकि आरपीएससी डी को ही मानेंगे। देखिए इस पोएम के अंतर्गत विमेन्स इनफिडेलिटी की बात नहीं की गई है, बल्कि फेयर विमेन्स इनफिडेलिटी की बात की गई है। हर महिला बेवफा होती है ये बात नहीं कही है जॉन डन ने। उन्होंने कहा है कि ऐसी महिला
जो फेयर है वो फेथफुल नहीं हो सकती, मतलब दोनों क्वालिटी एक साथ नहीं हो सकती, तो मतलब फेयर वुमन कभी फेथफुल नहीं होती, ये इस पोएम के अंदर बताया गया है। तो इस लिहाज से देखा जाए, बहुत ज्यादा अपन डीपली जाए ना तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है, फिर भी डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपको इन चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज पढ़ रहे हैं, अगर उसमें अधूरापन है तो वो भी हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये पूछा गया है कि जो फीबे का जो रिमार्क है, पहला तो ये फीबे की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक दी है, PHEBE है। अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट में देखते हैं तो कि ये जो रिमार्क है, whoever loved that loved not at first sight, ये कहां से हमें देखने को मिलता है, कौन सी कंपोजिशन में ये देखने को मिलता है। देखिए, एज यू लाइक इट के अंतर्गत जो सेंट्रल थीम है ना, वो लव एट फर्स्ट साइट है। जितने भी कपल से हमने देखा है कि वो पहली नजर में एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। जब कोर्ट सीन होता है तो ओरलैंडो जो है रोजलिंड से प्यार करने लग जाता है। जब आर्डन के फॉरेस्ट में ओलिवर पहुंचता है और गिल्ट फील करता है कि उसने अपने भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तो सीलिया जो होती है वो भी उससे प्यार करने लग जाती है। सिल्वियस जो है वो फीबे से भले ही प्यार करता हो, लेकिन फीबे पहली नजर में गैनीमेड जो कि अपने आप में रोजेलिंड है उससे प्यार करने लग जाती है। तो ये जो रिमार्क जो है ना, वो क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम है हीरो एंड लिएंडर, वहां से लिया गया है। लिएंडर बोलता है इस रिमार्क को। देखिए, इस पोएम के अंदर लिएंडर जो है ना वो तो एक मेल कैरेक्टर है और हीरो है ना वो एक फीमेल कैरेक्टर है। हीरो जो होती है वो एक एफ्रोडाइट, जिसे गॉडेस ऑफ लव कहा जाता है, प्रेम की देवी कहा जाता है, उसकी प्रीस्टेस होती है। और ये जो लिएंडर जो होता है ना, वो एबिडस का एक यंग मैन है। जब गॉडेस ऑफ लव यानी कि एफ्रोडाइट की फेस्टिवल सेरेमनी होती है, ऑनरिंग सेरेमनी, तो वहां पर ये उसे पहली बार देखता है और पहली नजर में उसे प्यार करने लग जाता है। तो ये रिमार्क वहां से लिया गया। देखिए, हम एज यू लाइक इट के अगर पिछले सालों के एग्जाम देखते हैं ना, तो हम पाएंगे कि एज यू लाइक इट एक ऐसा प्ले है जिसमें जो दूसरी कंपोजिशन के रिमार्क हैं, किसी राइटर के कमेंट है, तो वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी नॉवल पढ़ते हो, कोई भी प्ले पढ़ते हो, तो उससे संबंधित अगर जो भी कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा लिटरेरी कंपोजिशन जो है वो कॉस्मिक आयरनी पर बेस्ड है। पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉस्मिक आयरनी होता क्या है। देखिए, कॉस्मिक आयरनी के अंतर्गत क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और उसके कॉन्ट्रास्ट होता है, विपरीत होता है, और फेट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंतर्गत। मतलब हम अच्छे की गुंजाइश करते हैं, अच्छे की अपेक्षा करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा होने लगे तो उसे कॉस्मिक आयरनी कहते हैं, जिसमें फेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमने द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ा है ना, कि उसमें फेट का कितना बड़ा रोल है। कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट कुछ ही कर रहे हैं, हो कुछ ही जा रहा है, तो इसे कॉस्मिक आयरनी कहा जाता है। तो इस पर बेस्ड है टेस ऑफ द ड्यूबरवेल्स। ये एक नोवेल है, थॉमस हार्डी का ही लिखा हुआ, जिसमें टेस एक जेंटल लेडी है, उसे गुडनेस और इनोसेंस का सिंबल कहा जा सकता है। वो एक्सपेक्ट जीवन में कुछ करती है, लेकिन उसके साथ जीवन में बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो ये वर्क जो है ना वो इसके ऊपर बेस्ड है और दूसरे वर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूजन हो कि हाई एक एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कौन सा लगाएं, जबकि हाई यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब है पीक, शिखर, चोटी जिसको कहा जाता है, कि जो गोल्ड का प्राइस है ना वो शिखर पर जा चुका है। तो यहाँ पर ए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन डिटर्मिनर से संबंधित पूछा गया है, जो कि अगर देखा जाए ग्रामेटिकली भले ही वो करेक्ट हो, लेकिन सेंस के हिसाब से उसे ऑकवर्ड कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बट कंजक्शन के यूज ने सारी कहानी को खराब कर दिया है। क्योंकि इस बट कंजक्शन की वजह से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सेट नहीं बैठता है। अगर बट के स्थान पर यहाँ पर सो, देयरफॉर या कंजक्शन फोर होता तो यहाँ पर अ फ्यू आंसर सही हो जाता, और मुझे उम्मीद है आरपीएससी तो अ फ्यू को ही मानने वाली है। अगला क्वेश्चन डिटर्मिनर से संबंधित ही था, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि पॉइंट के साथ क्या लगाएं, मोर के साथ क्या लगाएं, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा था। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब है यहाँ पर इंपॉर्टेंस, और यहाँ पर इसके साथ लिटिल लगा देंगे, और दूसरा ऑप्शन जो है एनी जो है वो मोर के साथ सेट बैठ ही रहा है, तो यहाँ पर लिटिल और एनी का यूज बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन भी डिटरमिनर से संबंधित है। डिटरमिनर वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के ही बनाए गए हैं इस बार। यूएस डिप्लोमेट के साथ ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना चाहिए, क्योंकि यूएस डिप्लोमेट अपने आप में एक स्पेसिफिक नाउन है, जबकि भले ही ये स्पेसिफिक है लेकिन ये जो लिसनर है उसके लिए अनआइडेंटिफाइड है। तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए का ही यूज सही तरीके से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आई वुड रादर के साथ हम किसका यूज करेंगे। देखिए वैसे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जब आई वुड रादर दिया हो उसके बाद सब्जेक्ट दिया हो तो पास्ट सब्जेक्टिव का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। देखिए पास्ट सब्जेक्टिव अपने आप में एक अनरियल पास्ट होता है, जो काम वास्तव में हुआ नहीं है, होने वाला है या हो सकता है, फ्यूचर की बात हम बताते हैं। जैसे मैं कहूं आई वुड रादर यू हायर्ड अ टैक्सी, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक टैक्सी हायर की जाए, की नहीं की जाए, अनरियल पास्ट होता है। और अगर हम चाहें तो स्ट्रक्चर में हेड प्लस वर्ब की थर्ड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक रिग्रेट को शो करता है। अगर यहां पर आस्क्ड होता है इस ऑप्शन में तो इसका मतलब होता है मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम मेरे से पूछो, मेरी कार जो बोरो कर रहे हो वो पूछो, अभी तक पूछा नहीं है, पूछो। और हेड आस्क्ड एक रिग्रेट को बता रहा है कि तुम्हें पूछना चाहिए था, तुमने पूछा नहीं है। तो दोनों ही यहां पर सही होते हैं, हेड आस्क्ड भी सही होता है, आस्क्ड भी सही होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है और इस पेपर का ग्रामर के लिहाज से सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रखा है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज इसी क्वेश्चन को लेके आए थे कि सर इसे जरूर एक्सप्लेन करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए BORN और BORNE दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है, लेकिन BORN इस वर्ब का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, बिना बाई के। बाई प्लस एजेंट का यूज नहीं करते हम। जैसे ही वॉज बोर्न इन 1970, तो यहां पर बोर्न पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन जब हम अर्थ देना चाहें जन्म देना, तो ऐसे में BORNE का यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपके डाउट है तो इस डाउट को क्लियर कर लेना आप। अगला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित था। इसका सही आंसर वुडंट हैव होगा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में यूज होगा कि अगर तुम सामने देखकर चलते तो तुम टकराते नहीं, तो पैसिव में यूज करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड कंडीशन होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस की, वो है। तो वुडंट हैव यहां पर सही है। अगर कुडंट हैव होता तो भी सही होता, लेकिन बीन लगने से ये पैसिव सेंस दे रहा है, तो पैसिव सेंस यहां पर यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने लायक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए थे, लेकिन जब इसको अरेंज करना था सीक्वेंस में तो 3 ही रखे गए। इसका सही जो सीक्वेंस है वो है CABD। सबसे पहले हियरिंग, उसके बाद कंसंट्रेटिंग, फिर प्रोसेसिंग, फिर इवेल्युएटिंग होता है। लास्ट क्वेश्चन है 149। ये एरिक्सन की डेवलपमेंट की जो थियरी है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उससे पूछा गया है कि एडोलसेंस जो है उसमें मेजर इवेंट कौन सा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा पीयर रिलेशनशिप्स। देखिए इसके अंतर्गत एक स्टेज होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसके अंतर्गत एक एडोलसेंट जो होता है ना, वो अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करता है, दैट हु ही इज, वो कौन है। और ऐसे में उसकी जो बिहेवियर है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के रोल अदा करता है वो, टीचर्स के साथ अलग, फैमिली के साथ अलग, और सबसे ज्यादा जो वेरिएशन उसके बिहेवियर में पाया जाता है वो पीयर रिलेशनशिप में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा बी। तो ये थे सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन। अगर अब भी आपको कोई और कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आगामी वैकेंसी के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो स्कूल लेक्चरर का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स जो है वो चल रहा है। कंटेंट की क्वालिटी आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं, या इस ऐप को डाउनलोड करके वहां पर सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।